कोर्ट सर्विसेज और ई फाइलिंग। तो अब पहले कुछ टेक्निकल कारण से आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे, और अब मुझे विश्वास है कि आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही होगी। और आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे साथ सीजीएम जहानाबाद, सिस्टम ऑफिसर जहानाबाद, नोडल ऑफिसर जहानाबाद, और नोडल ऑफिसर बेतिया, नोडल ऑफिसर और सिस्टम ऑफिसर बेतिया जुड़े हुए हैं। और साथ में मेरा नाम कुमार अमित मनु है, और मैं एडीजे पूर्णिया, आपका मास्टर ट्रेनर, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आज पूरे इंडिया में वेबिनार का आयोजन हुआ है। और जो विषय चुना गया है वो है ई कोर्ट सर्विसेज और ई फाइलिंग। काफी महत्वपूर्ण विषय है ये ई कोर्ट सर्विसेज और ई फाइलिंग, और इस पे मैं आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले ई कोर्ट सर्विसेज के बारे में तकरीबन 10 मिनट चर्चा होगी। उसके बाद फिर हम 10 से 15 मिनट चर्चा करेंगे ई फाइलिंग के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे एंड स्टेप, जो कि एक माइलस्टोन है ई कमेटी के द्वारा ऑनरेबल, और वो एक ऐसा व्यवस्था एंड स्टेप हम लेके आए हैं जो कि रेवोल्यूशन लाने वाला है जुडिशरी में। तो एंड स्टेप के बारे में हम चर्चा करेंगे, और एंड स्टेप के बारे में चर्चा करने के बाद हम कियोस्क के बारे में जानेंगे। कियोस्क क्या है, 2 मिनट का समय इसमें लगेगा। उसके बाद हम जानेंगे संक्षेप में कि यूट्यूब चैनल ई कोर्ट सर्विसेज का क्या है और इससे सुविधा हम कैसे ले सकते हैं। इसके बाद आप जो भी जितने भी अधिवक्तागण लाइव हैं वो आप देखेंगे स्क्रीन पे कि राइट हैंड साइड, टॉप राइट हैंड साइड दाएं तरफ अपने स्क्रीन के ऊपर देखेंगे क्वेश्चन का आइकन आ रहा होगा। ये क्वेश्चन का आइकन है। जो भी सवाल आपके मन में इस वेबिनार के दौरान उठे, आप बेझिझक उसको टाइप करें प्रश्न, और उस टाइप को प्रश्न को जैसे ही आप सेंड करेंगे वो मेरे यहाँ के सिस्टम में फ्लैश करेगा, और लास्ट 15 मिनट मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करूंगा अगर सक्षम हूँ तो। और अगर इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है तो मैं अपने सीनियर से डिस्कस करके वो आंसर उसका प्राप्त करके और मैं आपको आपके नोडल ऑफिसर के माध्यम से प्रेषित कर दूंगा। तो पहले चलते हैं, हम ई कोर्ट सर्विसेज के बारे में जानते हैं डिटेल में कि क्या ई कोर्ट सर्विसेज ई कमिटी, ऑनरेबल ई कमिटी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें मुहैया कराया गया है। विस्तृत जानकारी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज ऐसे हैं जिसको हम जान नहीं पाते हैं। तो पहले 2 मिनट का समय लाइव होने में लगता है डॉक्यूमेंट्स, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन बने रहें, 2 मिनट का टाइम लगेगा। पंकज जी, नोडल ऑफिसर बेतिया, क्या आप बताएंगे कि लाइव दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे? हाँ सर, आ रहा है, लाइव आ रहा है सर। ठीक ठीक ठीक। अब आप अपने स्क्रीन पे क्या देख पा रहे हैं? एन ओवरव्यू ऑन ई कोर्ट सर्विसेज। सर स्लाइड स्टार्ट हो गई है। एन ओवरव्यू ऑफ ई कोर्ट सर्विसेज। स्लाइड स्टार्ट हो गई है, लाइव भी स्टार्ट हो गई है। आप अपने स्क्रीन को अगर ध्यान से देखेंगे तो जो टॉपिक है वो एन ओवरव्यू ऑन ई कोर्ट सर्विसेज। अब ई कोर्ट सर्विसेज के बारे में
जानकारी दूंगा आपको कि कौन कौन सी ई कोर्ट सर्विसेज हमें प्राप्त हो रहे हैं। ई कोर्ट सर्विसेज पहले मैं बता दूं कि एंड्रॉयड ऐप है इसका, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो, और उसके अलावा एप्पल का ऐप स्टोर से भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐप से अगर ना देखना चाहें तो हमारा वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वेबसाइट का नाम मैं बता दूं आपको, districtcourts.ecourts.gov.in। ये वेबसाइट पोर्टल है जिसमें आप लॉगिन करके और ई कोर्ट सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन सा सर्विसेज मिलता है और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। तो ई कोर्ट सर्विसेज जो हमें प्राप्त सुविधा जो प्राप्त हो रही है अभी फिलहाल, वो है जो हम ऑर्डर और जजमेंट सर्च कर सकते हैं, हम केस सर्च कर सकते हैं। विस्तृत में बताऊंगा कि केस सर्च हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कैसे कर सकते हैं उसको, काउज लिस्ट हम कैसे सर्च कर सकते हैं। फिर अगला जो सुविधा प्रदान की गई है वो है ई पेमेंट। हम ई पेमेंट की सुविधा नहीं है और अभी बिहार में ट्रायल बेसिस पे है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आप लोग अवेयर होंगे नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड से, ये एक सर्विस है। फिर एक और महत्वपूर्ण सर्विस है जिसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, वो है ई फाइलिंग। फिर उसके बाद इंडिया कोड करके एक सर्विस लॉन्च हुई है ऑनरेबल ई कमेटी के द्वारा। ये बहुत ही उपयोगी सर्विस है जो कि ई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है। इसमें आप अपना लॉज, एक्ट्स, रूल्स, नोटिफिकेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, ये सब सर्च कर सकते हैं। अगला जो सर्विस प्रदान की गई है वो है एडवोकेट फॉर्म्स। 25 तरह के एडवोकेट फॉर्म्स है, विस्तृत में बताऊंगा क्या है। वर्चुअल कोर्ट फाइलिंग, वर्चुअल कोर्ट नया कंसेप्ट है ये, जो कि कोरोना काल में इसका उद्गम हुआ है, और मैं इसका विस्तृत आपको जानकारी दूंगा कि वर्चुअल कोर्ट क्या है। और इसके इन जितने भी सर्विसेज है, इसके अलावा 2 रेवोल्यूशनरी सर्विस है, एक कियोस्क जो कि आपके कोर्ट में लगा हुआ है, इसके बारे में जानकारी दूंगा, और एक है इन स्टेप। इन स्टेप के बारे में बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप है, इसके बारे में मैं अंत में आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। तो पहले चलते हैं सिलसिलेवार ढंग से, हम देखते हैं कि पोर्टल जब हम ई कोर्ट सर्विसेज का ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप देखिएगा ये स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे जो ड्रॉप डाउन आ रहा है, यही सब सर्विसेज की पूरी लिस्ट है। होम, उसके नीचे आता है अबाउट अस, उसके बाद आता है सीएनआर, उसके बाद केस स्टेटस, काउज लिस्ट, माई केसेस, उसके बाद ई पेमेंट, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, ई फाइलिंग, इंडिया कोड, फॉर्म्स फॉर एडवोकेट, वर्चुअल कोर्ट्स। और इसको आप ड्रॉप डाउन कैसे देख सकते हैं, तो एंड्रॉयड ऐप में जब आप जैसे ही एंड्रॉयड ऐप में टच करेंगे वो उसका आइकन, तो आपको ये 3 पैरेलल लाइन दिखाई देगा, आप कर्सर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पे। ये 3 लाइन को आप जब टच करते हैं तो आपको ये ड्रॉप डाउन दिखाई देता है। इसके अलावा आप, ये तो ऐप हो गया, इसके अलावा आप districtcourts.ecourts.gov.in पे लॉगिन करेंगे तो आपको ये सुविधाएं पूरी वहाँ भी इस वेबसाइट के थ्रू भी मिलेगी। अब देखते हैं हम जजमेंट और ऑर्डर्स कैसे सर्च कर सकते हैं। हम districtcourts.ecourts.gov.in में लॉगिन करेंगे, उसके बाद इंडिया का मैप आएगा। इंडिया का मैप में अगर हम बिहार को चूज करेंगे, उसके बाद फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। उस डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट में पहुंचने के बाद हम राइट हैंड साइड मिडिल में देखेंगे स्क्रीन में, तो सर्विसेज करके एक ऑप्शन आता है, उसमें ऑर्डर्स का ऑप्शन आएगा, कोर्ट ऑर्डर्स। उसी में फिर हम जाएंगे तो अगला स्लाइड आप देखेंगे कि 4 तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। पहला केस नेम से, दूसरा ऑर्डर डेट से,
तीसरा कोर्ट नंबर से, और चौथा है पार्टी नेम से। इससे आप अपना ऑर्डर सर्च कर सकते हैं। अब है केस सर्च। हम केस कैसे सर्च कर सकते हैं? केस सर्च एक CNR नंबर सभी को फाइलिंग के बाद मिलता है, वो है केस नंबर रिकॉर्ड। ये एक अद्भुत नंबर है, क्योंकि एक पूरे इंडिया में किसी केस का एक ही नंबर होता है, 2 नंबर नहीं हो सकता। पैन इंडिया, पूरे भारतवर्ष में एक ही नंबर होगा, उस नंबर का कोई दूसरा केस नहीं मिलेगा आपको। तो इससे भी आप सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम स्टेट नेम से सर्च कर सकते हैं, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट से सर्च कर सकते हैं। हम स्टेट नेम और डिस्ट्रिक्ट को पहले फिलअप करेंगे, उसके बाद फिर हम केस नंबर डालेंगे तो सर्च हो जाएगा, फाइलिंग नंबर से सर्च हो जाएगा। विद्वान अधिवक्तगण अपना नाम से भी सर्च कर सकते हैं, FIR नंबर से सर्च कर सकते हैं, पार्टी नेम से सर्च हो सकता है। आप देखिएगा इस स्लाइड में आपको ये छोटे छोटे जो आइकन दिखाई दे रहे हैं वो सर्च के ऑप्शंस हैं। एक एग्जांपल मैंने क्रिएट किया है पूर्णिया का। पहले क्या मुझे केस सर्च करना था केस नंबर से, तो मैंने पहले कोर्ट कॉम्प्लेक्स को चुना। कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मैंने पूर्णिया चुना। उसके बाद GR पुलिस केस चुना केस टाइप में। उसके बाद मैंने केस नंबर डाला 1 of 2019। उसके बाद मैंने जैसे ही गो बटन टैप किया, देखिए आप नीचे अगर देख पा रहे होंगे एक ग्रीन कलर का हाईलाइटेड केस नंबर है, ये हाइपर लिंक्ड है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा और वो उसमें पूरा केस का इंफॉर्मेशन होगा। तो ऐसे हम लोग केस सर्च कर सकते हैं। कॉजली सर्च फिर हम कैसे करेंगे? कॉजली सर्च में पहले हम अपना स्टेट का नाम डालेंगे बिहार, फिर हम अपना डिस्ट्रिक्ट को सर्च करेंगे। आप देखिएगा ऊपर टॉप हैंड साइड में आइकन में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर लैपटॉप और बड़े स्क्रीन पे देख रहे हो तो मोबाइल में शायद छोटा दिखाई दे। पहले स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर सिविल कोर्ट का कॉम्प्लेक्स होता है बहुत सारा, सिविल कॉम्प्लेक्स, क्रिमिनल कोर्ट कॉम्प्लेक्स। तो वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सेलेक्ट करने के बाद हम कोर्ट का नाम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने पूर्णिया में एक कोर्ट का नाम सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ के CGM साहब का। फिर उसके बाद कॉजली मैंने 7 अगस्त का देखा, तो मुझे सिविल या क्रिमिनल आप में दोनों में से कोई चुनना होगा। जुडिशियल डाटा ग्रिड, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पूरा ओवरव्यू देता है आपके जजशिप के पेंडेंसी और डिस्पोजल का। और इस पेंडेंसी और डिस्पोजल को मैंने बेतिया का निकाला है, तो सिविल पेंडिंग केसेस जो बेतिया का निकला है वो है 11192। तो वो आप नेचर वाइज, स्टेज वाइज, सिविल, क्रिमिनल, ईयर वाइज आप नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड में जाके देख सकते हैं। ऑर्डर और जजमेंट भी इसी ऑप्शन में जाके निकल जाता है। अब नेक्स्ट जो रिवोल्यूशनरी सर्विस है वो है इंडिया कोड। आपके फिंगर टिप में सब कुछ है, आपके फिंगर टिप में सब लॉ है, सब एक्ट्स है। अब आपको कहीं पर सर्च नहीं करना है, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं करना है। ये इंडियन जुडिशरी का ऐप है, ये अपना ऐप है, ये आपका ऐप है, ये हमारा ऐप है, ये हर एक लिटिगेट का ऐप है। ये इंडिया कोर्ट का इंडिया कोर्ट जो सर्विस ई कोर्ट सर्विसेज इंडिया कोर्ट के नाम से है। ये आप जब देखेंगे स्क्रीन पे टिक मार्क्ड है ये इंडिया कोड। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सर्च करके बताएगा कि आपको क्या देखना है, एक्ट देखना है या सेक्शन देखना है या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन देखना है, आपको नोटिफिकेशन देखना है, आपको स्टैंडिंग ऑर्डर देखना है, क्या देखना है। जब ये पूरा ऑप्शंस आपको आएगा तो आप, जैसे मैंने इंडियन पिनल कोड सोचा कि जरा देख लूं कि इंडियन पिनल कोड आएगा कि नहीं, तो मैंने जब इंडियन पिनल कोड को सर्च किया तो मैं देखता हूं कि इंडियन पिनल कोड, देखिए ये पेज जहां कर्सर मेरा जान रहा ब्लू रंग का, यहाँ पर मैंने इसको इंडियन पिनल कोड पे जब लिखा तो ऑटोमेटिक इसने इंडियन पिनल कोड 1860 सर्च कर लिया। अब जब मैंने उसको गो बटन पे उसको टैप किया तो एक नेक्स्ट पेज खुला, जो राइट हैंड साइड में आपको बहुत सारा डिफरेंट कलर्स दिख रहा होगा। ये जस्ट उसके ऊपर जो है इंडियन पिनल कोड का एक्ट जो है डाउनलोडेड करने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ गया कि अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अब इसको हम PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लिए तो मेरे जाके मोबाइल में सेव हो गया। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप इसको कोर्ट हियरिंग चल रही है, आपको कोई जरूरत है, आप साइलेंटली अपना कोई एक्ट देखना है तो आप अपना लॉ देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल फीचर्स है हम लोग के लिए भी, एज जजेस आप लोग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगला जो फीचर है वो एडवोकेट फॉर्म्स है। एडवोकेट फॉर्म्स है जो आपको ये टिक मार्क दिख रहा होगा ऑप्शन नीचे, लास्ट फोर्थ नीचे आपको दिख रहा होगा। तो ये फॉर्म 25 तरह के फॉर्म्स उपलब्ध है, 25 काइंड्स ऑफ फॉर्म्स है एडवोकेट्स के लिए, जो कि वो कभी भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये क्यों यूजफुल है। देखिए ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें 25 तरह के फॉर्म्स हैं। ई कोर्ट फी फॉर्म, फाइलिंग फॉर्म, फॉर्म्स ऑफ SMS एंड मेल फैसिलिटी। तो एक मैंने ऑप्शन चूज किया फॉर्म्स फॉर SMS एंड मेल फैसिलिटी। मैंने इसको क्यों चूज किया, क्योंकि आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होने वाला है। इसको मैंने क्लिक किया जब इस ऑप्शन को, तो एक राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा एक स्क्रीन फॉर्म का, यही फॉर्म जो है ये खुल गया। अब इसको याद रखिएगा, इसको मैं विस्तृत जब ई फाइलिंग करूंगा के बारे में बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये फॉर्म फॉर SMS एंड मेल फैसिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फॉर्म्स, देखिए चेक लिस्ट 138 NI एक्ट मैटर्स भी बताता है। कहने का मतलब जब आप NI एक्ट के मैटर्स को फाइल करने वाले हैं तो ये चेकलिस्ट ही बता देता है कि आपको क्या क्या चीज़ जरूरी है जो कि NI एक्ट के लिए फाइल करने से पहले देख लेना चाहिए, कुछ छूटा तो नहीं है। तो ये बहुत ही उपयोगी ऐप है, ये बहुत ही उपयोगी सर्विस है, इसको इस्तेमाल करें। फिर अगला जो स्लाइड है वो है वर्चुअल कोर्ट का। वर्चुअल कोर्ट आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्चुअल कोर्ट कोरोना काल में फिजिकल हियरिंग इम्पॉसिबल है, तो वर्चुअल कोर्ट का कंसेप्ट आया है। इस कोर्ट में आपको ई फाइलिंग से केस फाइल करना होगा। इसके बाद इसकी हियरिंग भी VC के थ्रू, प्रेफरेंस है कि इसका हियरिंग VC के थ्रू हो, प्रेफरेंस है कि इसका विटनेस VC के थ्रू हो, तो पूरा वर्चुअल इसका हियरिंग होना है। तो हम इस ऑप्शन से, वर्चुअल कोर्ट के सर्विस से, जब हम ये देखिएगा, इसको मैंने टिक मार्क किया हुआ है, लास्ट थर्ड है ऑप्शन, जब इसको मैं टैप करता हूँ तो मुझे ये ऑप्शन मिलता है। ये है वर्चुअल कोर्ट। अभी फिलहाल चूंकि ये वर्चुअल कोर्ट बिहार में नहीं चल रहा, दिल्ली में चल रहा है, और बिहार में अभी ये 1-2 महीने के अंदर मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगा फुल फ्लेज्ड, जिसमें आप वर्चुअल कोर्ट के इस ऑप्शन के माध्यम से अपने केस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप पार्टी नेम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप मोबाइल नंबर से पूरे केस के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, CNR नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब चालान और क्योंकि अभी दिल्ली में जो सुविधा दी गई है वर्चुअल कोर्ट की, वो MV एक्ट में जो भी फाइन लग रहा है उसके लिए कोर्ट्स की सुविधा दी गई है। तो फाइन का पेमेंट, चालान का पेमेंट लोग घर बैठे इसी वर्चुअल कोर्ट के सर्विसेज से कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना कि ई कोर्ट सर्विसेज कौन कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ई कोर्ट सर्विसेज, यही सब ई कोर्ट सर्विसेज है जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं विस्तृत आपको बताने वाला हूँ ई फाइलिंग के बारे में। मेरे साथ बने रहेंगे, 2 मिनट का समय लगता है कोई भी फाइल खुलने में। तो अब मैं आपको ई फाइलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। अब ई फाइलिंग है क्या? ई फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है। आप अभी देख रहे होंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका अब बहुत पहले से, तकरीबन 4-5 पहले से, जितना भी फॉर्म्स का फाइलिंग हो रहा है वो सब नेट के थ्रू हो रहा है। एग्ज़ाम ऑनलाइन, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का सुविधा आप कॉमन पैरेलेंस में ये जान लें कि आपके मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो नेट से कनेक्ट हो सकता है, उससे आप अपने केस की फाइलिंग सीधा कोर्ट में कर सकते हैं।
आप ये प्रिफरेबल इसलिए है क्योंकि इसकी फाइलिंग आप घर बैठे, आप अपने चैम्बर से, आप अपने कोर्ट से सुविधा के अनुसार कहीं भी आप ई फाइलिंग कर सकते हैं। आपको कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ई फाइलिंग का जो प्रोसेस है, इसको बताने से पहले मैं कुछ चीज़ बता दूं कि आपको ई फाइलिंग करने से पहले आपको पहले अपना एडवोकेट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पोर्टल पे, वेबसाइट पे। तो एडवोकेट रजिस्ट्रेशन का पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर ई फाइलिंग के बारे में बताऊंगा। एडवोकेट रजिस्ट्रेशन से भी पहले जरूरी है, जो मैं बता रहा था आपको, कि एक फॉर्म है, फॉर्म फॉर फाइलिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ एडवोकेट्स। तो आपको अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी, ये दोनों आपको पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसी फॉर्म में भरकर आपको पहले वो कोर्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबमिट कर देना है। वो वहाँ के सिस्टम में CIS में वहाँ के सिस्टम ऑफिसर के द्वारा वो रजिस्टर किया जाएगा। तब फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा वेबसाइट पे। तब उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन क्यों होता है? रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है कि आपका एक पर्टिकुलर यूनिक यूजर नेम और यूनिक पासवर्ड आपको मिल सके। जब आपका लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगा तब फिर आप ई फाइलिंग कर सकते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला हूं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखें। पूरा पोर्टल जो है, वेबसाइट पोर्टल जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो 18 मिनट के अंदर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। 18 मिनट्स के अंदर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होगा और आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा। तो पहले आप कुछ चीज़ें तैयार रखें, जैसे कि अपना आईडी कार्ड, कोई भी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, बार का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई एक आईडी तैयार रखें, उसका स्कैन करके उसको सेव कर लें। खाली एक बात का और ध्यान रखें कि उसका साइज 5 KB और 5 MB के बीच होना चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ को आप अपना स्कैन करके उसको सेव करके रख लें। उसके बाद अपना बार रजिस्ट्रेशन नंबर रख लें साथ में। उसके अलावा फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो बार से मिलता है उसका एक कॉपी रख लें। इसके अलावा एक मन में सोच के रखें यूज़र आईडी जो यूनिक हो आपके लिए। उसके अलावा आप एक और चीज़ तैयारी करके रख लें कि एक पासवर्ड सोच के रख लें जिसका मिनिमम कैरेक्टर 8 होना चाहिए, 8 मिनिमम कैरेक्टर होना चाहिए, 8 से छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि और उसमें एक बड़ा अक्षर होना चाहिए, एक छोटा अक्षर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे @ या हैश, और एक नंबर होना चाहिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक पासवर्ड अपना मन के बना के रखें। जब ये आप कर लेंगे उसके बाद आप एक पोर्टल में जाएंगे जिसका नाम है www.efiling.ecourts.gov.in। इसमें आप जाने के बाद जैसे ही आप उसमें जाएंगे तो 10 सिंपल स्टेप आएगा। ये 10 सिंपल स्टेप जैसे ही कंप्लीट होगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। मैं अब इससे बताने वाला हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले तो आप वेबसाइट में जाएं www.efiling.ecourts.gov.in। मैं फिर से बता रहा हूँ www.efiling.ecourts.gov.in। यहाँ जाने के बाद आपको देखिए यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वाला विंडो खुल जाएगा। ये देखिए ये विंडो जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, ये विंडो में आपको एक मैप दिख रहा है। वो मैप में आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप बिहार सेलेक्ट कर लीजिएगा आपको ये ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन जिसमें नीचे रजिस्टर लिखा हुआ रहेगा। आपको वो रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको एक और ऑप्शन आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा क्या आप एडवोकेट हैं या पार्टी इन पर्सन हैं। आपको एडवोकेट चुनना है। जब आप एडवोकेट चुन लेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पेज आएगा। ये पेज बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पेज में आपको
अपना यूजर आईडी क्रिएट करना है। तो यूजर आईडी से आप सबसे पहले ऊपर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसके बाद आपका बार रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार रखें। उसके बाद एक यूजर आईडी आप चूज कर लो, एक कोई भी यूजर आईडी चूज कर लो। उसके बाद आपको अपना कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट करना है कि आप किस ऑनरेबल कोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद कैप्चा आप जानते होंगे, एक नंबर आता है या डिजिट आता है, वो वेरीफाई कर लें। उसके बाद आप गेट ओटीपी आएगा ऑप्शन, तो गेट ओटीपी टैब में जैसे ही आप टैप करेंगे और बटन को क्लिक करेंगे, आपको आएगा कि आप ओटीपी वेरीफाई करें। आप अपना ओटीपी लिखें, कैप्चा लिखें, और कैप्चा लिखने के बाद जो है वो नेक्स्ट स्लाइड खुल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पासवर्ड जनरेट करनी है। तो मैंने पहले बता के रखा है कि पासवर्ड मिनिमम कैरेक्टर 8 होना चाहिए। उसके अलावा एक अपर केस बड़ा अक्षर, एक लोअर केस छोटा अक्षर, उसमें एक नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे हाइफन हो गया, @ हो गया, अंडरस्कोर हो गया। उसके बाद जब पासवर्ड आप कंफर्म कर लेंगे तो फिर आपको एक आएगा ऑप्शन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स का। आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपका एड्रेस, ये सब पर्सनल क्रीडेंशियल्स आता है। इसको आप अपना भर दें, नॉर्मल है ये। उसके अलावा मैंने बोला था आईडी कार्ड और आपका फ़ोटो लगेगा। ये आईडी कार्ड और फोटो को जब आप स्कैन करके और ये अपलोड कर दें, ये ध्यान रहे 5 KB और 5 MB के बीच में होना चाहिए उसका इमेज साइज, और इसको अपलोड कर लें। जैसे ही आप अपलोड करते हैं एक कैप्चा आता है, कैप्चा को जब आप इंटर कर देते हैं, कैप्चा कुछ नहीं है, एक नंबर या एक इमेज लिखा हुआ रहता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करके वहाँ लिखना है। वो ऑन स्क्रीन वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। और कैप्चा के बाद जो है आप रजिस्टर का ऑप्शन आता है, उसको रजिस्टर को क्लिक कर लें, और रजिस्टर को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यू विल बी रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपको एक मैसेज आएगा कि आप रजिस्टर्ड एडवोकेट ऑफ ई फाइलिंग के लिए हो गए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। वंस यू आर रजिस्टर्ड यू विल गेट ए यूजर आईडी एंड ए पासवर्ड। जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा जो आपने बनाया था, तो आप ये पोर्टल के रजिस्टर्ड एडवोकेट हो गए। अब आप क्या है, अब आप ई फाइलिंग आराम से कर सकते हैं। और हम अब ई फाइलिंग के लिए तैयार हैं जानने के लिए। तो हम देखते हैं कि अब ई फाइलिंग का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो हमको उसी पोर्टल पे जाना है www.efiling.ecoast.gov.in। अब हमको अपना यूजर नेम डालना है, हमको अपना पासवर्ड डालना है। उसके बाद मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड तैयार है। अब हमको कैप्चा डालना है, लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे नेक्स्ट पेज में हमारा आ जाएगा कि क्या ये नया केस से संबंधित है, तो आपको वो न्यू केस में क्लिक कर देना है, और आपका नाम भी आएगा, लॉगिन IP एड्रेस भी आएगा। उसके बाद आपको लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सेलेक्ट करना है, तो उसमें आपको लोअर कोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक सबसे पहले कुछ प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक आपको जानकारी देनी होगी कि आप किस हाई कोर्ट से संबंधित हैं, और आप जो फाइल कर रहे हैं कि लोअर कोर्ट में कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैटर का प्रकार क्या है, केस का प्रकार क्या है, क्या ये जो फाइल कर रहे हैं ये MACT केस से संबंधित है, ये पूछेगा आपसे। फिर आपको पूछेगा कि क्या ये अर्जेंट नेचर का है कि ऑर्डिनरी के नेचर का केस है। फिर आपको ये किस कोर्ट में आपको फाइल करना है उसके बारे में पूछेगा, उस कोर्ट से संबंधित वो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगा। तो जैसे ही आप वो कोर्ट सेलेक्ट करेंगे फिर आपको सबमिट बटन दबानी है। सबमिट बटन दबाने के बाद आपको आ जाएगा कि आपको अब 12 तरह का फॉर्म भरना है। 12 काइंड्स ऑफ फॉर्म आएगा जो आपको भरना है, और वो फॉर्म चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा फॉर्म है। पहला तो जो कंप्लेनेंट है या पिटिशनर है उसका पूरा इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स है, नाम, पता, एज, जेंडर, रिलीजन, उसका ईमेल एड्रेस,
मोबाइल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल नंबर आपको देना ही देना होगा, एड्रेस आपको देना ही देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब देना ही देना है। बाकी कुछ चीज़ें एस्ट्रिक्स में नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आपको अगर लगता है नहीं देना तो मत दें, लेकिन जानकारी अगर दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जैसे ही आप उसको भर के नेक्स्ट बटन दबाएंगे, आपको एक ई फाइलिंग नंबर जनरेट हो जाएगा। ये ई फाइलिंग नंबर आपको अपना सेव करके रख लेना है कहीं पर। ये ई फाइलिंग नंबर को फिर हम लोग सबमिट करेंगे आप कोर्ट में। अब ई फाइलिंग नंबर मेरा तैयार है, अब हम सबमिशन की तरफ चल रहे हैं। फिर हमको एक्यूज्ड का इंफॉर्मेशन लेना है। एक्यूज्ड का मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंप्लेनेंट और पिटिशनर का मोबाइल नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहेगा ये बात। वही है, इसमें पर्सनल क्रीडेंशियल्स है, एड्रेस, नाम, पता, मेल, फीमेल, और रिलीजन क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, पर्सनल डिटेल्स है। इसके अलावा हम चलते हैं, जैसे ही रेस्पोंडेंट या एक्यूज्ड का डिटेल्स सेव करेंगे, ये आ जाएगा रेस्पोंडेंट एडेड सक्सेसफुली। फिर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करेंगे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में कंप्लेनेंट या पिटिशनर का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है, जैसे पासपोर्ट नंबर, पैन नंबर, फोन नंबर, ऑक्यूपेशन, कंट्री, नेशनैलिटी। एक्यूज्ड का भी वही सब इंफॉर्मेशन है। ये इम्पॉर्टेंट अगर आपको नहीं लगता है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा पार्टी इंफॉर्मेशन है, अगर एक्स्ट्रा पार्टी है आपके केस में तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देनी होगी। वो जानकारी जब आप देख के उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। आप जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद फिर नेक्स्ट खुल जाएगा केस डिटेल फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको काउज ऑफ एक्शन के बारे में लिखना है। केस डिटेल, जो आपका केस आप फाइल कर रहे हैं उसका डिटेल्स है, इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको काउज ऑफ एक्शन, क्या काउज ऑफ एक्शन है, ये आपको जानकारी देनी होगी संक्षेप में। फिर आपका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है केस का, उसका संक्षेप में जानकारी देनी होगी। आपका प्रेयर क्या है, हर एक पिटीशन अर्थी में प्रेयर रहता है, कंप्लेंट में, प्लेंट में, सब में प्रेयर रहता है, वो प्रेयर देंगे। फिर आपके काउज ऑफ एक्शन का डेट क्या है, कब से कब तक है, वो भी दे सकते हैं। क्लेम अमाउंट, अगर क्लेम कर रहे हैं तो अमाउंट क्या है, रिलीफ क्लेम क्या किए हैं उसका विस्तृत विवरण दे दें यहाँ पर। और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट, तालुका और विलेज। ये करने के बाद आप फिर इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद एक और आपका आएगा हाइड पार्टीज। क्या पार्टीज का नाम आप हाइड करना चाहेंगे? बिल्कुल, पार्टीज का नाम लॉ भी बोलता है कि बहुत सारे सिचुएशन है जिसमें आपको पार्टी का नाम हाइड करना है। रेप विक्टिम है, यस, आपको उसका पार्टी का नाम हाइड करना होगा। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन, अगर बच्चा है तो आपको नाम हाइड करना होगा। अगर पॉक्सो केस के विक्टिम है, हाँ, आपको नाम हाइड करना होगा। जुवेनाइल है, हाइड करना होगा। HIV पॉजिटिव विक्टिम है, हाइड करना होगा। फैमिली मैटर से हाइड करना होगा। तो जो भी लॉ बोलता है कि उसका नेम डिस्प्ले नहीं होना चाहिए फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, उसको आपको हाइड करना है। इसके बाद किस एक्ट में आपने केस किया, ऑर्डर 21 रूल 11 में किया है कि किस में किया है, वो आपको एक्ट और आपको पर्टिकुलर सेक्शन कोट करना होगा। उसके बाद फिर आप उसको करके सेव कर लें। अगर इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ऐड मोर का भी इंफॉर्मेशन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि है, अब हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमारा है कि अब कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है तो क्या होता है, हम साइन करते हैं। उसी तरह हम अब चूंकि ई फाइलिंग है तो हम इलेक्ट्रॉनिकली साइन करेंगे, तो ई साइन की प्रक्रिया है ये। अब ई साइन कैसे हो? ई साइन पहले काफी डिफिकल्ट था, जब आधार से लिंक नहीं हुआ था तो पहले डिजिटल सर्टिफिकेट लेना पड़ता था ई साइन करने के लिए। लेकिन अब ये जरूरत है, लेकिन अब उसका ऑप्शंस भी आ गया। जैसे हम ई साइन कोई डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, हम आधार से लिंक करेंगे। तो आधार का नंबर डालेंगे, और आधार का जैसे नंबर डालेंगे तो OTP, वन टाइम नंबर, वो चला जाएगा आपके मोबाइल में। जब OTP, चूंकि OTP आधार का लिंकिंग मोबाइल नंबर से होता है, तो उस मोबाइल जो आधार से लिंक्ड है वो आपको जाएगा नंबर OTP। वो OTP जाएगा, उस OTP को आप यहाँ क्लिक करेंगे
OTP देंगे तो ई वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका ई सिग्नेचर का मैसेज आएगा कि आपने ई साइन कर लिया है। तो ये हो गया आपका 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 फॉर्म्स ई साइन हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है? अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है। मन में सवाल आ रहा होगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहले तो आपका जो आप जो कोर्ट में जाके प्लेंट फाइल करते हैं वो पूरा प्लेंट डॉक्यूमेंट है। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपने प्लेंट में लगाते हैं वो पूरा डॉक्यूमेंट है। आप जो भी एप्लीकेशन लगाते हैं वो डॉक्यूमेंट है, और एप्लीकेशन से सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं सब डॉक्यूमेंट है। तो आपको PDF फॉर्म में स्कैन करके उसको रखना है और उसको सिलसिलेवार ढंग से डॉक्यूमेंट का नाम कर देते हुए आपको जो है वो अपलोड करते जाना है। ध्यान रहना चाहिए कि वो PDF फॉर्मेट में हो। दूसरा ध्यान ये रहना चाहिए कि वो 20 MB से उसका साइज ज़्यादा ना हो। तो जनरली 20 MB से साइज नहीं होता है, इसलिए बल्कि आप ना करें। आप अगर स्क्रीन में देख पा रहे हो, अगर लैपटॉप से लॉगिन हुआ हो और कोई बड़ा स्क्रीन से अगर लॉगिन हुआ हो तो आप लैपटॉप से देख पाएंगे कि नीचे पिटीशन अपलोड हुआ है और वकालतनामा अपलोड हुआ है। ये सवाल भी आ सकता है मन में कि मान लीजिए कि हम अपलोड किए और वो गलत अपलोड हो गया। कोई टेंशन की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ई कमेटी ऑनरेबल ई कमेटी के द्वारा ये ऑप्शन दिया गया है इस स्लाइड में, ये पोर्टल में, कि आप जो है अपना डॉक्यूमेंट अगर गलत हो गया तो उसको डिलीट करते हैं ऑप्शन है। तो वो डिलीट का ऑप्शन हर एक डॉक्यूमेंट में आप आ जाता है साइड में, वो जाके और वो आप डिलीट कर सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट गलती से अपलोड हो गए। अब हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका। अब आता है अब कोर्ट फी कैसे पेमेंट करें। तो आपको पहले ही बताया है ई पेमेंट के का ऑप्शन आएगा आपको। ये ई पेमेंट आप कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं और कोर्ट फी का पेमेंट कर सकते हैं, जुडिशियल ऑर्डर का पेमेंट कर सकते हैं, फाइन का पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपने पहले से चालान के माध्यम से कोर्ट फी अगर जमा कर दिया है तो आपको ये चालान डिटेल्स पूरा देना होगा। कौन सा फी टाइप है, फी अमाउंट कितना दिया आपने, पेमेंट का मोड क्या दिया, उसके बाद रिसिप्ट जो है, चालान जो है आपके पास है, उसको भी PDF फॉर्मेट में 20 MB से उसका साइज ज़्यादा नहीं हो, उसको सेलेक्ट करके और उसको फिर आपको अपलोड करना है फाइल। किस बैंक से पेमेंट किया, चालान का नंबर क्या है, चालान का डेट क्या है, पार्टी का नाम क्या है, ये सब अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन दबा देना है। तो आपका चालान डिटेल से ये हो गया, अगर आप ई पेमेंट नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद जब आपका चालान फाइल हो जाता है, आपका पेमेंट हो जाता है ई पेमेंट, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो अफर्मेशन ऑफ लिटिगेंट एंड एडवोकेट थ्रू मोबाइल नंबर्स। मतलब कि ये पोर्टल जानना चाहेगी कि लिटिगेंट का अफर्मेशन हुआ है कि नहीं और एडवोकेट का अफर्मेशन हुआ है कि नहीं। इसके लिए लिटिगेंट का मोबाइल नंबर इसीलिए मांगा जा रहा था कि मैंडेटरी है। तो एप्लीकेंट या कंप्लेनेंट का मोबाइल नंबर और नाम यहाँ पर डालेंगे इस पोर्टल में, और जो स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक OTP चला जाएगा लिटिगेंट के मोबाइल में, और वो फिर अपना OTP देगा तो वेरीफाई आप करेंगे तो एप्लीकेंट लिटिगेंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है हम एडवोकेट पर्टिकुलर एडवोकेट साहब का भी जो है नेम और मोबाइल नंबर दिया जाएगा, और विद्वान अधिवक्तागण का भी OTP वेरीफाई जब हो जाएगा इसी बहाने। और फिर हम अब क्या है, अब हमारा लिटिगेंट और एडवोकेट का वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया कि अब OTP से वेरीफाई भी हो गया कि जो फाइल किया गया था वो सही फाइल किया गया था और सही आदमी के द्वारा फाइल किया गया था। ये चेक्स एंड बैलेंस है। इसके बाद जब हम ये सब पूरा फाइल करेंगे तो हमारे पास एक चेक लिस्ट आएगा। आप देखेंगे विंडो, ये पूरा चेक लिस्ट का विंडो है। इस विंडो में जो ई फाइलिंग नंबर जनरेट हुआ था वो फ्लैश करेगा, और अभी तक आपने जो 12 तरह का फॉर्म भरा है वो पूरा फॉर्म जो है यहाँ आ जाएगा। बस तो ये फॉर्म को आपको एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना है, और वेरीफाई करने के बाद फाइनल बटन है उसको फाइनल बटन दबा देना है। जैसे ही फाइनल बटन दबाएंगे आपका ई फाइलिंग नंबर सबमिटेड सक्सेसफुली मैसेज आएगा,
और ये आपका ई फाइलिंग नंबर हो गया, जो बता नीचे लिखा हुआ देखिए ग्रीन में लिखा हुआ आएगा ई फाइलिंग नंबर, फिर उसका फाइलिंग नंबर, सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर अप्रूवल ऑफ ई फाइलिंग एडमिन, मतलब कोर्ट के अप्रूवल के लिए है। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, आप अपना केस को डिजिटली ट्रैक कर सकते हैं। आपको अब बताने की जरूरत, जाने की कोर्ट जरूरत नहीं है कि मेरे केस में क्या हुआ। आपको जैसे ही आप फाइल करेंगे तो आपको आपके लॉगिन डिटेल्स में माई केसेस करके ऑप्शन आएगा। यही माई केसेस आपके ऐप में भी आया था, आपको मैंने बताया था कि मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। तो माई केसेस में आपको ये सब ऑप्शन आएगा कि आपका जो फाइल किया हुआ केस है वो पेंडिंग एक्सेप्टेंस है कि नहीं, कितना केस आपने जो फाइल किया है जो एक्सेप्ट नहीं हुआ है, केस नंबर वाइज, आपने जो पोर्टफी फाइल किया है वो फाइल आपका डेफिसिट है कि नहीं, जो आपने केस फाइल किया है वो डिफेक्टिव है कि नहीं, क्या आपने जो केस फाइल किया वो एक्सेप्ट हो गया है, क्या आपने जो केस फाइल हुआ वो रिजेक्ट हुआ। ये पूरा डिटेल्स आपको आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जब आप डालेंगे efiling.ecourts.gov.in पे, तो एक माई फाइल्स माई केसेस करके ऑप्शन आएगा, उसमें आपका जितना भी केस है वो आपको वहां प्रदर्शित होगा। कहने का मतलब है एक डिजिटल डायरी आपका बन जाएगा जिसमें आप पूरे केस के बारे में इसी में जान सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको मोबाइल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो सब आपका जो है ये यहाँ पर आपको एक डायरी बन के, एक डायरी की तरह यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, आपका केस का पूरा हिस्ट्री आप जान सकते हैं। और इसका टाइम लिमिट बाद में निर्धारित किया जाएगा कि कोर्ट को उसको एक्सेप्ट करना ही करना है, कोर्ट को उसको उतना टाइम के अंदर जो डिफेक्ट है वो बता देना है, आपको अपने टाइम के अंदर डिफेक्ट जो है ठीक कर लेना है। ये सब जानकारी आपको ये देता है ये पोर्टल। फिर अगर आपको ई फाइलिंग का, जो आपने ई फाइलिंग किया उसका रिसीट आपको मिलता है, जब आप फाइलिंग करते हैं तो आपको वहाँ पर जुडिशियल सर्विस काउंटर में कोर्ट में रिसीट मिलता है, तो आप यहाँ पर भी रिसीट ले सकते हैं। आप माई केसेस को मैंने बताया ना कि माई केसेस में जाइएगा अपना लॉगिन करके अपना यूजर एंड आईडी एंड पासवर्ड, तो आपको एक ऑप्शन आएगा उसमें माई केसेस को खोलिएगा तो एक ऑप्शन आता है पेंडिंग एक्सेप्टेंस। पेंडिंग एक्सेप्टेंस देखिएगा यहाँ पर है सेकंड येलो रंग का कलर में, ये जो मेरा जहाँ कर्सर है जरा अगर देख पा रहे होंगे, पेंडिंग एक्सेप्टेंस। पेंडिंग एक्सेप्टेंस में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका केस नंबर फ्लैश करेगा, ई फाइलिंग जो आप ई फाइलिंग किए हैं जिस केस का वो नंबर फ्लैश करेगा। उस नंबर को आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक्नॉलेजमेंट है, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट। और ये एक्नॉलेजमेंट आपको पूरा डिटेल्स बताता है, फाइलिंग नंबर, कब फाइल हुआ, फाइलिंग नाम, कौन फाइल किया, विद्वान अधिवक्ता का नाम क्या है जो कि फाइल किए हैं, और किस कोर्ट में फाइलिंग हुआ है, पेमेंट उसका डिटेल्स क्या है, ये सब फाइल हो। तो याद रखेंगे आप अपना केस फाइल करने के बाद कहाँ आप सब चीज़ देखेंगे, आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से जाएंगे और माई केसेस के कॉलम में जाएंगे, तो माई केसेस के जब ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग। अब है कि ऑनरेबल ई कमेटी के द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है, इससे आपका एक और सुविधा है कि आप अपना केस का जो डिटेल जो भरे हैं वो आप ईमेल और व्हाट्सएप, ये दोनों से आप किसी को भेज सकते हैं, ईमेल से भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भेज, इसी पोर्टल, ये पोर्टल में लॉगिन करेंगे आपको ये डिटेल्स ईमेल से किसी के पास चला जाएगा, पूरा डिटेल्स व्हाट्सएप के माध्यम से भी किसी को चला जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। ये कंप्लीट आपका ई फाइलिंग का पूरा जो है जानकारी मैंने आपको दिया, और इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद आप डिजिटल एरा के एडवोकेट बन चुके हैं अगर ये समझे हैं तो। और जैसे जैसे आप इसको इससे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएगा। मैं ये पूरा स्लाइड जो है आपके संबंधित नोडल ऑफिसर को भेज रहा हूँ, और कृपया करके सिस्टम ऑफिसर के साथ बने रहें, और सिस्टम ऑफिसर से आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं स्लाइड, ताकि आपको फ्यूचर में कोई समस्या नहीं हो। अब मैं आपको एक बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि ऑनरेबल ई कमेटी के द्वारा लिया गया है। मेरे साथ बने रहेंगे।
आपको मैं बताने जा रहा हूं एन स्टेप के बारे में। आखिर ये एन स्टेप क्या है? ये एन स्टेप बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप है ऑनरेबल ई कमिटी के द्वारा, जिसमें आपको जो प्रोसेस नोटिस समन, ये प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉनिकली कोड जनरेट करेगी, कंप्यूटर से जनरेट करेगी, और ये चला जाएगा सीधा मैसेंजर के मोबाइल में। उसको एक मोबाइल दिया जाएगा और वो मोबाइल एन स्टेप ऐप उसको डाउनलोड करना होगा। एन स्टेप ऐप जब वो डाउनलोड कर लेगा तो सर्विस करने के लिए जब जाएगा मोबाइल के साथ, तो क्या उसमें होगा जिससे कि सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, मैं उसको विस्तृत से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो एन स्टेप क्या है? एन स्टेप का फुल फॉर्म होता है NSTEP का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, जो हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, जो हम इलेक्ट्रॉनिकली जो प्रोसेस जनरेट करेंगे समन और नोटिस, उसका वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस भी करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस हो हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस का। और ये क्यों प्रीफर्ड है? एन स्टेप को प्रीफरेंस और लोगों से क्यों है, नॉर्मल डिलीवरी से क्यों होगा? क्योंकि जो मोबाइल लेके मैसेंजर जाएगा, वो जिसके मोबाइल में, मैसेंजर के मोबाइल में वो मेरा कोड के इलेक्ट्रॉनिक समन और नोटिस सेव्ड रहेंगे एन स्टेप के पोर्टल में, तो वो जब वहाँ लेके जाएगा तो वो जिसको सर्विस करेगा तो उसका जीपीएस लोकेशन वहाँ का आ जाएगा। तो हम जब कोर्ट में ये डिस्प्यूट होगा कि सर्विस हुआ है कि नहीं, तो उसके लोकेशन को मैं एड्रेस, जो समन में जो एड्रेस किया गया हुआ है, उसका लोकेशन और समन के लोकेशन को मैं मैच करूंगा। अगर वो कोड मैच करती है और मैच हो जाता है तो इसका मतलब है कि सर्विस सही हुई है। यही है जो एन स्टेप को बड़ा सेफ बनाता है, फास्ट बनाता है, रियल बनाता है और एकदम ऑथेंटिक बनाता है। इसीलिए ये प्रीफर कर सकते हैं हम लोग नॉर्मल सर्विस से। अब ये कैसे काम करेगा मैं संक्षेप में बता देता हूँ। एन स्टेप में मैसेंजर को एक मोबाइल दिया जाएगा एंड्रॉइड। हम जो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, हम जो प्रोसेस जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेट करेंगे समन और नोटिस, वो उसके एन स्टेप ऐप में सेंड हो जाएगा। जब वो एन स्टेप ऐप में सेव हो जाएगा तो वो जो है वो उसको लेके जाएगा एड्रेसी के पास, जिसके पास सर्व करना है, वो वहाँ उसके पास उसको लेके पहुँच जाएगा। ये देखिएगा, ये स्लाइड, इसी तरह का स्लाइड जो है, ये स्लाइड देखिएगा, इसी तरह का मोबाइल ऐप में जो स्क्रीन में उसका नोटिस जाएगा। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस टू बी सर्व। लिस्ट है प्रोसेस का सर्विस के लिए, जिसमें नाम है रेस्पोंडेंट का, किसको सर्व करना है और अभी तक सर्व हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पूरा नाम है। उसके पास पूरा फ्लैश करेगा कि कब कितने दिन में तुमको सर्व करना है, तुम्हारा सर्विस का डेट सामने आ रहा है, तुमको सर्विस करना है, ये सब उसको फ्लैश होते जाएगा। अब जब वो एड्रेसी के पास जाएगा, जिसके पास ये सर्विस होना है, तो वो उसका फोटो खींचेगा। देखिए स्लाइड में आप देख सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति का फोटो खींचा हुआ है, जिसको एड्रेस समन सर्व किया गया था। उसके बाद फिर उसका वो फोटो खींचेगा और उसके बाद फिर स्क्रीन, अपने मोबाइल स्क्रीन में ही वो उसका सिग्नेचर लेगा। तो उसका फोटो और सिग्नेचर दोनों सेव हो गया। अब उसको अपलोड करना है और उसी जगह पे अपलोड करना है जहां पर एड्रेसी को सर्व किया था। और वो जब अपलोड करता है फोटो और सिग्नेचर, तो वो अपलोड तब तक नहीं होता है जब तक वो लोकेशन अपना ऑन नहीं करे। तो जैसे ही वो लोकेशन वो ऑन करता है, उसका पूरा लोकेशन कि किस जगह उसने वो सर्विस किया है, वो पूरा लोकेशन के साथ फोटो और सिग्नेचर सेव हो जाता है। तो तीन चीज सेव होता है। क्या क्या सेव होता है?
हम इन स्टेप से जब सर्विस कराते हैं मैसेंजर से, तो उसका फोटो सेव होता है जिसको सर्विस कराना है, उसका सिग्नेचर सेव होता है, उसका लोकेशन सेव होता है। तो ये 3 चीज जब कोर्ट के पास आ जाएगा, और जैसे ही वो अपलोड करेगा, जैसे ही वो लोकेशन अपलोड करेगा, वैसे ही कोर्ट के CIS में वो आ जाएगा कि उस संबंधित केस में इलेक्ट्रॉनिक सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। तो मतलब कि तुरंत एट ए क्लिक ऑफ द बटन हमारे कोर्ट में सर्विस रिपोर्ट पहुंच गया, इलेक्ट्रॉनिक पहुंच गया। तो इतना जल्दी अगर सर्विस, ऑथेंटिक सर्विस अगर हमारे पास पहुंच जाए जिसको हम वेरीफाई कर सकें, तो एक रेवोल्यूशन ही तो है, ये रेवोल्यूशन ही न लाएगा। और इसको हम फिर एक्सटेंड करेंगे वारंट पे कि पुलिस भी एन स्टेप के थ्रू ही वारंट वगैरह भी सर्व करेगी, ताकि कोर्ट को पूरी जानकारी रहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ कि हमारा जो सर्विस है वो हो चुका है। तो एन स्टेप एक रेवोल्यूशन है, ये बिहार में अब लागू होने वाला है, और इसीलिए मैं इसको आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब अगला जो हम जानेंगे वो है, तो ये एन स्टेप है। अब हम जानेंगे कियोस्क के बारे में। तो कियोस्क तो आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं कि जो ATM की तरह टच स्क्रीन एक कियोस्क लगा हुआ है कोर्ट्स में, कुछ जगह खराब होना भी स्टार्ट हो गया है, जिसको बनने की अब सिस्टम अपग्रेड करने की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि ये टच स्क्रीन है तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि ATM भी खराब होते रहता है, तो ये भी खराब हो जाता है, इसको बड़ा डेलिकेटली हैंडल करना है। और तो ये क्या क्या डिस्प्ले करता है वहाँ पर कोर्ट्स में, ये कियोस्क हमारा केस इंफॉर्मेशन जो भी है वो डिस्प्ले करता है। काउज लिस्ट हम निकाल सकते हैं, उससे जजमेंट निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं, और केस डिटेल्स निकाल सकते हैं। कियोस्क जो है उसको और ई कमेटी, ऑनरेबल ई कमेटी जो है उसको सुदृढ़ कर रही है, ताकि उसका जो टच स्क्रीन है वो बार बार खराब ना हो। तो अभी हम लोगों ने ई कोर्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में जाना, ई फाइलिंग के बारे में जाना, हम लोगों ने एन स्टेप, एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है, उसके बारे में जाना, हम लोगों ने कियोस्क के बारे में जाना, हम लोगों ने जाना कि कैसे एडवोकेट्स का अपना डिजिटल डायरी भी माई केसेस के थ्रू बन जाएगा। हमने अब आपको एक और सर्विसेज यूट्यूब चैनल, आप यहाँ भी जाके आप अपना गूगल में टाइप करेंगे ई कोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल, लिंक मैं आपके सिस्टम नोडल ऑफिसर को यहाँ से भेज दे रहा हूँ, वो लिंक को आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेज देंगे। वो जो है उससे भी उसमें यूट्यूब चैनल में, ई कोर्ट सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार का स्लाइड मिलेगा वीडियो का, जिसको देख के भी आप ज्यादा और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो यूट्यूब चैनल याद रखें, नाम ई कोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। ई कोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल गूगल में भी टाइप करेंगे तो आपका आ जाएगा, यूट्यूब में भी टाइप करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो संक्षेप में मैं बता दूं कि अब हम लोगों ने क्या क्या जाना है। अब तक हम लोगों ने अभी तक जाना कि कौन कौन सा ई कोर्ट सर्विसेज हमें प्रदान किया जा रहा है। इंडिया कोर्ट का एक रिवोल्यूशनरी सर्विस हमें दिया जा रहा है, एन स्टेप का रिवोल्यूशनरी सर्विस हमको अब दिया जा रहा है। हमारा ई फाइलिंग का ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, जहां आप बड़ा सुगम रूप से कहीं से भी बैठ के अपना ई फाइलिंग कर सकते हैं, केस ट्रैक कर सकते हैं। टाइम बाउंडेशन कोर्ट को भी रहेगा कि उसको एक्सेप्ट करे, उस पर टाइम बाउंडेशन रहेगा कि इसके डिफेक्ट को दूर करें। उसके अलावा फिर हम विस्तृत जाने की एन स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, कियोस्क क्या है, यूट्यूब चैनल से आप कैसे और भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये अब मैं नोडल ऑफिसर बेतिया और सिस्टम ऑफिसर बेतिया से आग्रह करूंगा कि वो अपना माइक को थोड़ा ऑन करें और मुझे ये बताएं कि कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा हूं कि आया है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो क्या, अच्छा हाँ आया है, 13 क्वेश्चन आया है। तो अब हम क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आया है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक आया है कि अब तक ये अनिल कुमार एडवोकेट साहब भेजे हैं कि क्यों अब टील स्टार्ट नहीं हुआ है।
स्टार्ट इसलिए नहीं हुआ है वकील साहब कि अभी हमारा ट्रायल स्टेज पे चल रहा है और अवेयरनेस पहले कर लें। एक बार हम लोग सब लोग अवेयर हो जाएं। आज का प्रोग्राम इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम है, और जैसे ही ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने के साथ ही हम जो है वो इसको ले लेंगे, इस पॉइंट को हम लोग स्टार्ट कर देंगे ये सर्विसेज। अगला आया है कि why the program is getting late, the time for the program was 3:30, it is about 4 to strike. रंजन कुमार मिश्रा, चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये प्रोग्राम चल रहा था, उसमें 3:35 तक ही था उसका इनॉग्रेशन का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो एक प्रोग्राम थोड़ा एक्सटेंड हो गया, इसीलिए हम लोगों को अपना प्रोग्राम भी एक्सटेंड करना पड़ा। In MAT case, court fee deposition by e-payment. MAT cases में भी e-payment कर सकते हैं court fee को। What about under trial prisoners? Under trial prisoners? क्वेश्चन समझ नहीं पाया मैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के बारे में क्या जानकारी? उसका तो वीसी से रिमांड हो ही रहा है। वो क्या इवेंट खत्म होने के बाद दोबारा वीडियो देख सकते हैं? हाँ, सिस्टम ऑफिसर के से देख सकते हैं। यू हैव नॉट सेड अबाउट क्रिमिनल केस एंड बेल फाइलिंग। अब क्रिमिनल केस बेल फाइलिंग आप कर सकते हैं, कंप्लेंट केस आप फाइल कर सकते हैं। ओल्ड केसेस में कैसे होगा? ओल्ड केसेस का अभी मॉड्यूल तैयार हो रहा है, ओल्ड केसेस का भी मॉड्यूल तैयार नहीं है। ई कोर्ट सर्विस अपडेट नहीं रहता है, और ये तो प्राइवेट इशू है, ये तो अपडेट करने का इशू है, ये तो किसी कोर्ट से नहीं हुआ होगा। और कुछ क्वेश्चंस अगर पांडे जी आपको मिला हो? सर ये पूछा था कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया और सबमिशन हो गया फाइनल, उसके बाद पार्टी को या अधिवक्ता महोदय को पता चलता है कि उसमें कोई एरर है, तो उसमें सुधार कैसे किया जाएगा? जब एक बार सबमिट हो जाता है तो एक बार सबमिट होने के बाद विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट वो फिर डिलीट नहीं होगा। परमिशन लेना पड़ेगा कोर्ट से। वो भी ऑनलाइन होगा कि वो डिजिटल? वो होगा, वो एज ए डिफेक्ट आपको क्रिएट करा के लाना होगा, और जब डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा उसमें कि रॉन्ग फाइलिंग है, तो फिर उसके बाद फिर उसको हम डिलीट करेंगे और फिर अपलोड कर देंगे उसको। अच्छा, इसमें जो मैंडेटरी जो सारी फिलिंग मैंडेटरी है या किसी को ऑप्शनल भी बनाया गया है? बहुत सारे ऑप्शनल है। जो कि मैंडेटरी है वो आपको एस्ट्रिक्स में आ जाएगा। थैंक यू सर। कुछ और क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर एंड एफआईआर इज रिक्वायर्ड ई फाइलिंग। एफआईआर का तो ई फाइलिंग तो गवर्नमेंट के द्वारा पहले से हो रही है, और अगर आप किसी और केस में एफआईआर फाइल का सर्टिफाइड कॉपी फाइल कर सकते हैं। एफआईआर तो गवर्नमेंट का है काम फाइल करना, सरकार दर्ज करती है उसको फाइल। डायरेक्ट ई फाइलिंग कोर्ट में एफआईआर थोड़ी होता है। तो इसीलिए ये आप जो अगर बोलना ये चाह रहे हैं कि किसी केस में अगर एफआईआर का सर्टिफाइड कॉपी फाइल कर सकते हैं तो हाँ, कर सकते हैं। एफआईआर लक्ष्मीपतिनाथ साहब जहानाबाद से पूछे हैं कि क्रिमिनल केस में हाउ विल बी प्रोवाइडेड एफआईआर। एफआईआर होम डिपार्टमेंट में साइट है जहां से एफआईआर की प्राप्ति होती है। होम डिपार्टमेंट के साइट में जाके और आप एफआईआर का प्राप्त कर सकते हैं कॉपी। तो और कोई प्रश्न अगर है तो आप लोगों को मिला है तो बताया जाए, नहीं तो हम लोग सभा का समापन करें।
एक और प्रश्न आया है कि अगर किसी वकील साहब को चेंज करना हो तो कैसे होगा? एक बार फाइल होने के बाद ऑनरेबल कोर्ट से, लर्नेड कोर्ट से आपको परमिशन लेना होगा और उसके बाद ही वो जो है कोई ऑप्शन आ सकता है चेंज करने का। ये अभी ये ऑप्शन है नहीं। अच्छा प्रश्न है आपका, और ये प्रश्न मैं आपका कलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं अपने सीनियर से डिस्कस करके, और चूँकि लिखा हुआ नहीं है कि कहाँ का मैटर है, तो मैं दोनों नोडल ऑफिसर बेतिया और नोडल ऑफिसर जहानाबाद को ये आंसर प्राप्त करके भेज दूंगा। अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। मनीष जी आपका सिस्टम असिस्टेंट, आपका आप म्यूट करें अपने आप को। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का प्रोग्राम था, तकरीबन 1 घंटा और तकरीबन 1.5 घंटा का ये प्रोग्राम हो चुका है, और अब ये समापन की ओर हम इसको बढ़ाते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे जिन्होंने विद्वान अधिवक्तागण जो इसमें शरीक हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा नोडल ऑफिसर बेतिया, नोडल ऑफिसर जहानाबाद और सीजीएम साहब जहानाबाद को, कि वो लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, और आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस वेबिनार में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आयोजित है इसमें भाग लिया, और इसका मैं समापन इस वेबिनार का इसी शब्दों के साथ, धन्यवाद ज्ञापन के साथ समापन करना चाहूँगा। धन्यवाद। Thank you for a Thank nice you. presentation. Thank you, sir. Thank you, sir.